हमारा आज का टॉपिक क्या रहेगा? होम रूल आंदोलन। सबसे पहले हम ये देख रहेंगे कि होम रूल आंदोलन में हमने क्या क्या पढ़ना है। एक तो ये देखेंगे हम सबसे पहले हम देखेंगे होम रूल की परिभाषा और इसकी सामान्य विशेषताएं, ठीक है। और इसके बाद हम देखेंगे भारत में होम रूल के प्रकार, या प्रकार नहीं कहेंगे, आंदोलन, होम रूल आंदोलन जो भारत में हुआ, ये 3 होम रूल थी। एक तिलक की होम रूल थी, एक आपके एनी बेसेंट की होम रूल थी, और एक लाला जी की होम रूल थी, ठीक है। 3 होम रूल थी टोटल। एक बार ये फर्स्ट ग्रेड में प्रश्न पूछा गया कि भारत में कितने होम रूल थी, 1 2 3 4। मेरे हिसाब से 2013 के फर्स्ट ग्रेड में प्रश्न पूछा गया था, और जब 3 उत्तर माना तो कई सारों ने फिर आपत्तियां भी लगाई कि 3 कैसे हुआ, एक तिलक की थी, एक एनी बेसेंट की थी, तीसरी होम रूल कहाँ से आ गई। तो तीसरी लाला जी की होम रूल थी जो अमेरिका में स्थापित हुई थी, न्यूयॉर्क के अंदर, ठीक है। तो बात शुरू करूँ उससे पहले हम थोड़ा सा इसकी पूरी एक ब्रीफ स्टोरी देख लेते हैं, और उसके बाद में मैं बात को स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। देखिए हुआ क्या था, 1914 से 1918 के बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वार चला था, पहला विश्व युद्ध चला था। और पहले विश्व युद्ध के अंदर एक तरफ मित्र राष्ट्र थे जिसमें इंग्लैंड वगैरह ये सब थे, एक तरफ धुरी राष्ट्र थे जिसमें जर्मनी और इटली वगैरह थे। इस विश्व युद्ध में ब्रिटेन फंसा हुआ था, और इस स्थिति का भारत में इसका सीधा प्रभाव पड़ा, क्योंकि कांग्रेस इस समय ब्रिटिशर्स के साथ खड़ी थी। कांग्रेस पूरा इस युद्ध में कंप्लीट समर्थन दिया हुआ था ब्रिटिशर्स को। मतलब ये था कि कांग्रेस ने स्पष्ट रूप से कहा था कि भारत जो है ये इस महायुद्ध की घड़ी में इंग्लैंड के साथ है, ब्रिटेन के साथ है। तो कांग्रेस ब्रिटेन के साथ खड़ी थी महायुद्ध के अंदर, और इवन भारत के नेताओं ने यहाँ तक की घोषणा करी थी, गोखले वगैरह ने, कि भारतीयों को हर संभव प्रयास करना चाहिए कि वो इंग्लैंड की सहायता कर सके। इवन इंग्लैंड के अंदर जो वार काउंसिल बनी थी, उस वार काउंसिल में भी भारत के लोग थे, एसपी सिन्हा थे, गंगा सिंह थे बीकानेर से। तो कहने का मतलब ये था कि कांग्रेस कंप्लीटली इनके साथ खड़ी थी। तो उदारवादी वर्ग जो था वो इस युद्ध में ब्रिटेन के साथ में खड़ा था। लेकिन जो गर्म पंथ था वो ये चाहता था कि ये बहुत अच्छा अवसर है कि हम है वो भारत को आज़ाद करवा दें, यहाँ से मतलब स्वतंत्र करवा दें, क्योंकि ब्रिटेन उधर फंसा हुआ है और इसका हम फ़ायदा ले लेते हैं। लेकिन एक तरफ उदारवादी थे जिन्होंने कहा कि देश शत्रु फंसा हुआ है और इस स्थिति में हमें एक प्रकार से ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। तो इस स्थिति में उदारवाद और उग्रवाद, मतलब आप नरम पंथ कहें और गर्म पंथ कहें, तो इनके बीच में इस प्रकार से टसल्स चल रही थी। फिर क्या हुआ उसके बाद में, चूँकि नरम पंथियों का बोलबाला था उस समय, क्योंकि गर्म पंथी जितने भी थे, लाला जी अमेरिका जा चुके थे, तिलक जेल में थे, 1914 में रिलीज़ हुए, उससे पहले तक जेल में थे। विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष राजनीति से संन्यास ले चुके थे, लाल बाल पाल जा चुके थे, रास बिहारी बोस जापान चले गए थे, और छोटे मोटे कई सारे और भी युवा क्रांतिकारी थे, वो सारे कई फांसी पे चढ़ा दिए गए। ये मनमत विश्वास वगैरह, प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस, क्रांतिकारी आंदोलनकारी जितने भी थे। तो ऐसे यूँ कहिए कि गर्मपंथी काफ़ी कमज़ोर हो गए थे और नरमपंथी काफ़ी मजबूत स्थिति में थे वर्ल्ड वार के दौरान। तो चूँकि नरमपंथियों की बात चलने वाली थी, तो डेफिनेटली वही हुआ 1914 के अंदर। एक प्रकार से भारत तो 1914 के अंदर जब ये घटनाएं हुई, तो फिर आगे क्या हुआ। अब 1914 में जून के अंदर, जून का ही महीना था, बाल गंगाधर तिलक जेल से रिहा हुए, मांडले जेल में थे। मैंने आपको बताया ही था 1908 में जेल में डाले गए थे।
राजद्रोह के आरोप में मांडले जेल से घर आ गए थे, वापस भारत आ गए थे। और भारत आने के बाद में तिलक का जो कार्यशैली थी उसमें काफ़ी बदलाव आए। पहले तिलक प्रत्यक्ष कार्रवाइयों पे विश्वास करते थे, डायरेक्ट एक्शन पे विश्वास करते थे। जेल से छूटने के बाद तिलक में सबसे बड़ा परिवर्तन ये आया कि ऐसे डायरेक्ट जो एक्शन लिया जाए या प्रत्यक्ष कार्रवाइयों से ब्रिटेन के कोप भंजन का शिकार बनना पड़ सकता है, तो बेहतर ये है कि प्रचारात्मक तरीके से काम किया जाए और संवैधानिक दायरों में रहते हुए मांग की जाए। आप अगर डायरेक्ट कार्रवाइयाँ करोगे तो वापस जेल चले जाओगे, फिर आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तिलक का इतना हृदय परिवर्तन हो गया था मांडले जेल में रहते हुए। उनको ये पता था कि जेल में रहकर अपन देश को आज़ाद नहीं करवा सकते, खुला रहना बहुत ज़रूरी है। कुछ वीडी सावरकर ने भी ऐसा ही सोचा होगा। ऐसी स्थिति में तिलक एक प्रकार से डायरेक्ट एक्शन की बजाय प्रचार के माध्यम से और संवैधानिक दायरों में रहकर काम करना चाहते थे। मई 1915 के अंदर पूना में जो राष्ट्रवादी व्यक्ति, नेशनलिस्ट व्यक्ति थे पूना के अंदर, उनका एक सम्मेलन आयोजित हुआ, ठीक है। और इस सम्मेलन के अंदर मई 1915 की मैं बात कर रहा हूँ। इस सम्मेलन में सारे राष्ट्रवादियों ने भाग लिया, तिलक ने भी भाग लिया। और यहाँ पे राष्ट्रवादियों ने तिलक को एक सजेशन दिया। सजेशन ये दिया कि आपको होम रूल शुरू कर देना चाहिए, स्वशासन आंदोलन शुरू कर देना चाहिए। इस आंदोलन के तहत हम क्या करेंगे, होम रूल मतलब ये हुआ कि शासन व्यवस्था, हमारी शासन व्यवस्था हम ही चलाएंगे। ऊपर ब्रिटेन का प्रशासन तो रहेगा, हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र तो नहीं होंगे, लेकिन हमारी शासन व्यवस्था हम ही चलाएंगे। इसमें ब्रिटेन का कोई ऐसा सीधा हस्तक्षेप नहीं होगा। हमें इसकी मांग करनी चाहिए और ये मांग हम संवैधानिक दायरों में रहते हुए करेंगे। हम कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं करेंगे कि जेल जाना पड़े। ऐसा सजेशंस तिलक को पुणे के अंदर राष्ट्रवादियों ने दिया। तिलक को ठीक लगा सजेशन। तो उसके बाद में वापस इसके ऊपर क्या किया जाए कि वास्तव में होम रूल शुरू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। उस समय होम रूल शब्द आया था बेसिकली आयरलैंड से। आयरलैंड इंग्लैंड के पास में जो आज़ादी के लिए आज भी लड़ रहा है, और वहाँ पर आज भी होम रूल ही है। मैं नॉर्दर्न आयरलैंड की बात कर रहा हूँ। सदर्न आयरलैंड तो आज़ाद है। जो नॉर्दर्न आयरलैंड है, आयरलैंड के दो भाग है, एक उत्तरी आयरलैंड, एक दक्षिणी आयरलैंड। दक्षिणी आयरलैंड तो आज इंडिपेंडेंस कंट्री है। जो नॉर्दर्न आयरलैंड है वो आज भी ब्रिटेन के अधीन है, यूके के अधीन है। तो वहाँ पे आज भी होम रूल है। कानून ब्रिटेन से बनते और शासन चलना, संचालन वगैरह पूरा आयरलैंड के लोग करते। रेडमंड ने वहाँ पे होम रूल की स्थापना की थी। आयरलैंड से एक महिला भारत में आई थी, एनी बेसेंट। और एनी बेसेंट आई थी थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य के रूप में भारत में, थियोसॉफी अर्थात ब्रह्म ज्ञान का प्रचार करने के लिए। और जब भारत में वो यहाँ पे आई और भारत में वही हालात देखे जो उसने आयरलैंड में देखे थे, तो उसको लगा कि अगर आयरलैंड में हम होम रूल की जो काम चल रहा है वो बहुत सही तरीके से चल रहा है, तो हम भारत में भी होम रूल का काम कर सकते हैं। तो होम रूल का भारत में बेसिकली कंसेप्ट लाया कौन था? एनी बेसेंट लेके आई थी आयरलैंड से। तो इस कंसेप्ट को राष्ट्रवादियों को भी ठीक लगा। राष्ट्रवादियों ने भी इस कंसेप्ट को तिलक तक पहुंचाया। तिलक ने एक कमेटी बिठाई, 15 सदस्यीय राष्ट्रवादियों की कमेटी बिठाई और कमेटी को कहा कि आप तय कीजिए कि क्या वास्तव में हमें राष्ट्रवादियों की मांगों को ध्यान में रखते हुए इस तरह से होम रूल शुरू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। कमेटी की रिपोर्ट तैयार होगी और विद्यार्थियों अप्रैल 1916 28 अप्रैल 1916 को बेलगांव के अंदर सम्मेलन हुआ, इन राष्ट्रवादियों का अधिवेशन हुआ। और इस अधिवेशन में इन 15 सदस्यों की रिपोर्ट को वहाँ पे रखा गया, प्रस्तुत किया गया। इस रिपोर्ट में सजेशन दिया गया था कि होम रूल आंदोलन हमें या होम रूल शुरू करना चाहिए। इस सजेशन के बेस पे उसी दिन अर्थात 28 अप्रैल 1916 को बेलगांव के अंदर भारतीय होम रूल की स्थापना कर ली। भारतीय होम रूल